अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मरता है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद। मैं हूं तारिक मैं मदन। मोहम्मद यूसुफ। मैं उबैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है द ब्रेकिंग ऑफ पाकिस्तान 1971 इंडो पाक वार। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिजल्ट पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। तकरीबन 53 साल गुजर चुके हैं जब 1971 16 दिसंबर का वाक़या हुआ जिसमें पाकिस्तान जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न विंग पर मुनहसर था उसका एक बाजू टूट गया। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट जो 2008 की रिपोर्ट में बताए जाते हैं वो ये कहते हैं कि तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख के दरमियान लोगों की जानें गईं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर यानी कि 93,000 फ़ौजियों ने अपने हथियार फेंके हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तानी फ़ौजियों ने और उनको जेल में डाला गया जो बाद में शिमला अग्रीमेंट के तहत छूट कर वापस आए। और इसके साथ साथ एक ऐसा लीडर जिसने ये सब कुछ किया यानी कि इंडिपेंडेंट कंट्री की स्ट्रगल की, बांग्लादेश के अवाम को इकट्ठा किया, एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल एक्टिविज़म किया और मुक्ति बाहिनी बनी, लड़ाई हुई, सिविल वॉर्स हुई, लोगों की जानें गईं, एक नया मुल्क बनाया। उसी मुल्क की फ़ौज ने उस मुल्क बनने के 4 साल बाद 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीब के घर का मुहासरा कर लिया, टैंकों से हमले किए, 47 लोगों को मार दिया। मरने से पहले फेमसली शेख मुजीब ने अपने ही एक बंगाली फ़ौजी को कहा, इवन द पाकिस्तान आर्मी कुड नॉट डेयर टू किल मी, हाउ कुड यू डू दैट। पाकिस्तानी फ़ौज भी मुझे मार नहीं सकी थी और तुम अब मुझे मार दोगे। लेकिन उन्होंने इसीलिए मार दिया। वो किस लिए मारा वो आगे चलकर बताएंगे। लेकिन ये डिबेट आज तक सेटल नहीं हुई कि इस सारे फियास्को में, जिसमें एक बहुत बड़ी ह्यूमन कॉस्ट भी थी, जिसमें बहुत से लोगों की जानें गईं, हज़ारों लाखों लोगों की जानें गईं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आया भुट्टो साहब और उनका ईगोइज़म, याया ख़ान और उनकी मार्शल लॉ रजीम की पॉलिसीज़, अयूब ख़ान की हरकत जो कि एक वे पेव कर कर गईं इस सारी चीज़ में रिज़ल्ट करने के लिए, या शेख मुजीब की ज़िद और शेख मुजीब का रेडिकलिज़म और शेख मुजीब की सिसेशनिस्ट पॉलिसीज़, या फिर भारत की इंटरवेंशन और कंस्पिरेसी। आज ज़रा इस पे बात करते हैं। पहले इस मौजू पर एक वीडियो हमारी मौजूद है जिसमें डिटेल अकाउंट सारा आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स को जल्दी से रिव्यू कर लेंगे, रिकन्सिडर कर लेंगे और री इन्वेंट कर लेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि इस दिन दरअसल इससे पहले क्या हो रहा था और बाद में क्या हुआ। तो लैंग्वेज क्राइसिस पहले रोज़ से मौजूद था। 1965 की जंग होती है तो हम ईस्टर्न बॉर्डर को खाली छोड़ देते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि फ़ातिमा जना साहिबा और शेख मुजीब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि मार्शल लॉ लग जाता है। तो पाकिस्तान की रियासत ऐसी नेचर इख्तियार कर चुकी थी कि ईस्ट पाकिस्तान के पास इतने कार्ड्स थे ही नहीं खेलने के लिए। 66 में शेख मुजीब 6 नकात लेकर आता है जिसमें वो कहता है कि हमें अपनी फ़ौज रखने का इख्तियार दिया जाए, टैक्स कलेक्शन का इख्तियार दिया जाए, हम वफाक को पैसे देंगे टैक्स लेने के बाद। इसके अलावा आज़ाद बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात यानी कि फ़ॉरेन रिलेशंस कायम करने की परमिशन दी जाए और एक दो और चीज़ें थी कि एक अकाउंट खुलवाया जाए। उसको वो अपनी सारी कैंपेन को इन 6 नकात पर बेस करना शुरू करता है। और इसके बाद में जब हम देखते हैं कि अयूब ख़ान की रजीम अनपॉपुलर होती है, वो चला जाता है, तो वो इख्तियार बजाय कौमी असम्बली के स्पीकर को देने के वो एक और मार्शल लॉ वाले जर्नैल को दे के चला जाता है, याया ख़ान को। और 69 में याया ख़ान साहब आकर ओवरटेक कर लेते हैं, यानी कि वन मार्शल लॉ ट्रांसफर्ड पावर टू अनदर मार्शल लॉ। और बजाय इसके कि वो कौमी असम्बली के स्पीकर को ये इक़्तिदार देते, इसीलिए नहीं दिया कि वो भी एक बंगाली था। तो एक मैंटेलिटी थी कि अर्बन सिंध को और पंजाब को कोई भी ईस्टर्न विंग से आके रूल नहीं करेगा। वन यूनिट जब बना 53 में 54 में मोहम्मद अली बोगरा साहब के टाइम में, तो उसकी सेंस भी ये थी कि चूँकि वहाँ 52% अवाम है ईस्ट पाकिस्तान में, उसको बैलेंस करने के लिए सारे वेस्ट को एक इकाई बना दो। बना दिया और उसके रिज़ल्ट में ये होता है कि ये प्रोविंशियल पैरिटी लाने के लिए प्रोविंशियल बाउंड्रीज़ को भी चेंज कर दिया जाता है। लेकिन याया ख़ान साहब 30 मार्च 1970 को LFO लेकर आते हैं, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और उसके तहत वन यूनिट ख़त्म कर दिया जाता है, पैरिटी फार्मूला अबॉलिश हो जाता है। वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ये फ़ील करते हैं कि अब तो बंगाल डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि हमारे पास जो एडवांटेज था वो अब ख़त्म हो गया। ये ठीक किया याया ने या गलत किया, इसका फ़ैसला तारीख़ ने किया, लेकिन वन यूनिट की स्कीम को और अयूब की पॉलिसीज़ का रिवर्सल का आगाज़ याया ख़ान ने आकर करने की कोशिश की। इसके बावजूद मुजीब अपने 6 नकात पर बज़िद थे और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब इलेक्शन में अगर हम जाते हैं तो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। हाँ, इस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट में 2 ग्रुप्स थे।
एक ग्रुप था जनरल अकबर ख़ान का, जो कि DGISI थे, जो सोचते थे कि अगर हम इलेक्शन में गए तो अवामी लीग तबाह व बर्बाद कर देगी। उसकी वजह यह है कि उनकी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, बहुत पॉपुलैरिटी है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था जिसमें जनरल गुल हसन और जनरल पीरज़ादा थे, वो ये समझते थे कि इलेक्शन होने चाहिए, इनको मैनेज कर लिया जाएगा और इतनी ओवरवेलमिंग सपोर्ट नहीं होगी मुजीब की कि वो हमें डोमिनेट कर दे। तो ये दोनों फैक्शंस आपस में बहस करते रहे, लेकिन इलेक्शन में जाने का फ़ैसला हुआ और हमने ये देखा कि पहले अक्टूबर में इंतखाबात का ऐलान होता है, लेकिन सैलाब आ जाता है, ईस्ट पाकिस्तान में डिले होते हैं। नवंबर से पहले साइक्लोन आ जाता है और टाइडल वेव उठने के बाद इतनी बड़ी तबाही होती है कि ईस्ट पाकिस्तान के सारे मेन स्ट्रीम शहर बर्बाद हो जाते हैं। तकरीबन 10 लाख लोगों की जान चली जाती है। रिजेंटमेंट मज़ीद बढ़ जाती है कि वेस्ट पाकिस्तान की हुकूमत ने, इस फ़ौज ने, इस इस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ पर होने वाली तबाही को नहीं रोका, ह्यूमन कॉस्ट को नहीं कम किया, एवैक्यूएशन नहीं की, रेस्क्यू ठीक नहीं किया। इनफैक्ट गोरे बाहर से आके लोगों को बचाते रहे, लेकिन अपनी हुकूमत कुछ ना कर पाई। तो नेचुरल कैटास्ट्रफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह बनना शुरू हो गई। आगे चलें तो जो रिपोर्ट्स ऑन ग्राउंड आ रही थी फ़ौज को, DGISI अकबर ख़ान और DGIB रिजवी साहब को ये बताया जा रहा था कि दरअसल इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं होगी इस पाकिस्तान में, जो कि इनएक्यूरेट था या डेलिबरेट ब्लंडर्स थे, जानबूझकर गलत रिपोर्टिंग की जा रही थी। अदरवाइज़ जो हम और आप कहते हैं कि कितना शफाफ और वाहिद एक अच्छा इलेक्शन वहाँ करवाया गया, वो इसीलिए करवाया कि रिपोर्ट्स गलत आ रही थी, अदरवाइज़ होता ही ना। ठीक है, होता इस तरह से है कि ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीब अकेले रह जाते हैं, यानी कि स्वीप करने की पोजीशन में तब आते हैं जब नेशनल अवामी पार्टी भी वहाँ से मौलाना बाशानी साहब के अंडर विड्रॉ कर लेती है इलेक्शन में से। वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो साहब थे, JUI थी, जमात इस्लामी थी, पीपल्स पार्टी थी। 167 सीट्स जीतते हैं शेख मुजीब आउट ऑफ 169 इलेक्शन के रिज़ल्ट्स में जो कि होते हैं। भुट्टो साहब ओनली विन्स 81 सीट्स। तो इस तरह से अगर 2/3 अक्सरियत का फार्मूला देखा जाए, जो कि उस वक्त प्रिंसिपल इसीलिए नहीं था कि LFO ये मेंशन ही नहीं कर रहा था, असल इशू ये था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऐसा था ही नहीं जो ये डिसाइड करे कि हुकूमत कौन करेगा और किस बुनियाद पर करेगा। इससे एक नई डिबेट शुरू हो जाती है, बजाय कि इलेक्शन कुछ मदद करता, मज़ीद तबाही का फ्लड गेट खुल जाता है। और इसके बाद होता इस तरह से है कि भुट्टो साहब कहना शुरू कर देते हैं कि 6 नकात जो मुजीब के हैं ये एंटी पाकिस्तान और गद्दारी पे बेस्ड एजेंडा है। रिटोरिक तो उनकी वैसे ही बहुत अच्छी थी, निक्सन भी फेमसली उनको डेमागॉग कह चुके हैं, जो कि बिल्कुल ठीक था। तो रिटोरिक का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। इसके अलावा शेख मुजीब जो हैं वो बिहारीज़ के ख़िलाफ़ स्पीचेस करते हैं, बंगाली सेंटिमेंट को अराउज़ करते हैं। तो दोनों तरफ पॉपुलिस्ट लीडरान थे। वो और बात है कि भुट्टो साहब इसमें जीत जाते हैं अगर उनका रिटोरिक देखा जाए तो इस तरह से याया साहब कुछ लचक शो करते हैं, मुजीब से बात करते हैं और मुजीब उन्हें कहता है कि LFO से मुताबिकत रखता हुआ काम हम करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो याया साहब डिक्लेयर करते हैं कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का शेख मुजीब होगा, जिस पर भुट्टो साहब बहुत तैश में आते हैं, उन्हें गुस्सा भी आता है। फ़ौज के अंदर के एलिमेंट्स उनसे डिसएग्री करते हैं, यानी कि जनरल पीरज़ादा ख़ुद ये कहते हैं कि अगर मुजीब को इक़्तिदार मिल गया तो बहुत बर्बादी हो जाएगी, और भुट्टो साहब भी उनके बड़े क्लोज थे। तो ये सब कुछ देखते हुए याया साहब मुजीब को इस्लामाबाद बुलाते हैं, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ एक बड़ा मसला ये था कि जिस तरह एक आयरन कर्टन कहा जाता है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसी तरह ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान एक आयरन कर्टन था। ईस्ट के पॉलिटिशियंस वहाँ नहीं जाते थे, फ़ौजी अफसरान वहाँ नहीं जाया करते थे, और वहाँ के यहाँ नहीं आते थे। शेख मुजीब इधर आते ही नहीं थे कैंपेन करने के लिए भी। तो इस्लामाबाद में उनको बुलाया गया, वो रिफ्यूज़ करते हैं। याया साहब भुट्टो साहब को कहते हैं कि अब तुम दोनों दरअसल पार्टी टू दी ऑफेंस हो, तुम बैठ के फ़ैसला करो, नेगोशिएट करो, और बॉल जो है वो तुम लोगों के कोर्ट में है। इसीलिए भुट्टो साहब को कहते हैं कि मुजीब से ढाका में मिलो जाके। जनरल पीरज़ादा ढाका पहुंचने पर भुट्टो को ब्रीफ करते हैं कि अगर मुजीब बाज ना आया अपने 6 नकात से तो हमने मिलिट्री इंटरवेंशन भी तैयार कर रखी है। ये भुट्टो के इल्म में पहले ही था ऑपरेशन सर्चलाइट होने से। तो होता इस तरह से है कि चूँकि पावर शेयरिंग फार्मूला मैकेनिज़्म मौजूद ही नहीं है, तो इसीलिए एक एंडलेस डिस्कशंस का आगाज़ हो जाता है। मुजीब ये भी हिंट करते हैं कि कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है मेरे 6 नकात, और मैं इस पे बात कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये अपॉर्चुनिटी ली इसलिए नहीं जाती कि भुट्टो साहब ये फ़ील करते हैं कि मेरी प्राइम मिनिस्टरशिप हाथ से चली जाएगी अगर मैंने एक डिसाइसिव किस्म की नेगोशिएशन की। तो वो रिटोरिक पर बेस नेगोशिएशन करते हैं। इसके अलावा वो सेंट्रलाइज स्टेट का आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। ये वो पीपल्स पार्टी है जो कि कल को जाके 18वीं तरमीम करवाती है, जो सूबाई खुद मुख्तारी की बात करती है, जिसमें मुजीब के 6 नकात में से तकरीबन 2 से 3 चीज़ें मौजूद थी 18वीं तरमीम में।
उस वक्त की पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के अंडर एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट को प्रोपगेट कर रही है और उसकी जंग लड़ रही है, और मुजीब कह रहा है कि नहीं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ पावर होना चाहिए, कन्फेडरेशन होनी चाहिए, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के पास अपने फ़ैसले करने का इख्तियार होना चाहिए, क्योंकि हमें ना अपने पैसे मिलते हैं, ना हमें अपनी फ़ौज मिलती है, ना यहाँ कोई सिक्योरिटी है, और ना हमारे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और ट्रेड अच्छी है। तो इसके अलावा उस दौरान एक वाक़या भी होता है, श्रीनगर से न्यू दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट हाईजैक हो जाती है 1971 में, लाहौर उस फ़्लाइट को उतारा जाता है। तो होता है इस तरह से है कि हाईजैकर्स को खुलेआम सेलिब्रेट किया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है और इसके अलावा रिलीज़ कर दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट बड़ा अग्रेशन दिखाती है और इसके बाद में एयर स्पेस अपनी बैन कर देती है कराची से ढाका की फ़्लाइट्स के लिए, यानी कि ओवर फ्लाइंग इज़ बैंड। तो वो बहुत बड़ा एक ब्लॉकेड क्रिएट हो जाता है जो कि एरियल ब्लॉकेड है। ये पाकिस्तान को बहुत हार्म करता है कम्यूट्स में। भुट्टो साहब लास्ट स्टेज पर आकर ये ऑफ़र करते हैं कि 2 प्राइम मिनिस्टर बना लें, आप वहाँ के बन जाएं, हम यहाँ के बन जाते हैं। मुजीब साहब रिफ्यूज़ कर देते हैं। नो सेशन ऑफ द असम्बली, यानी कि असम्बली का सेशन होता ही नहीं है। 3 मार्च की तारीख आ जाती है, वो भी डिले हो जाता है। यानी कि एक आदमी की पार्टी 167 सीट जीत गई, लेकिन असम्बली का इजलास बुलवाया ही नहीं जा रहा, क्योंकि सबको पता है कि अगर इजलास हो गया, ओथ टेकिंग हो गई, तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज एक सब कॉन्शियस फियर था अर्बन सिंध, अर्बन पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट की और पॉलिटिकल क़यादत के अंदर, एलीट के अंदर, कि हमें बाहर से रूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, हालांकि मुजीब ने यह ऐलान किया था कि अगर मैं कैबिनेट बनाता हूँ तो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स को भी अपनी काबीना का हिस्सा बनाऊंगा, लेकिन उसको कबूल नहीं किया गया। आगे चलें तो आपको पता चलता है कि ये वो टाइम था जब इजलास ना होने की सूरत में एक बिट्रेयल कहा जा रहा था ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से वेस्ट पाकिस्तान की हुकूमत को, और पाकिस्तान के झंडे जलाने का आगाज़ कर दिया गया, कर्फ्यू लगना शुरू हो गए। टिक्का खान को गवर्नर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया, जिनको बाद में जाकर बुचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान का टाइटल मिला, जिनको भुट्टो साहब ने आर्मी चीफ बना दिया जब पाकिस्तान टूटा उसके बाद। तो भुट्टो साहब ने इस स्टेज पर आकर मिलिट्री की हाई हैंडेडनेस को खुलेआम सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको सूट कर रहा था। इसलिए इस तरह के प्रैग्मेटिस्ट और पॉपुलिस्ट लीडरान का मसला ये होता है कि जब इनको इख्तियार और पावर ना मिले तो ये हर उस आइडिया को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं जो कि इनके मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जा रहा हो। वो ये नहीं देखते कि इसमें आइडियोलॉजी कितनी है कितनी नहीं। हालांकि आप तो अयूब खान साहब से जान छुड़ाने के लिए आवाम को बता ही रहे थे कि इसने मुल्क तोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर आप फोर्स को, यूज़ ऑफ फोर्स को इसीलिए सपोर्ट कर रहे थे कि वो मुजीब के अगेंस्ट हो रही थी। तो बहुत ही स्टार्क सिमिलैरिटी है इमरान खान की करंट तहरीक से, कि जब इक़्तिदार में होंगे तो आर्मी चीफ़ कौम का बाप होगा, और जब अपोजिशन में होंगे तो जमहूरियत की स्ट्रगल भी करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको ये दिखाई देता है। तो 25 मार्च को 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट का आगाज़ होता है। ढाका यूनिवर्सिटी पे अटैक होता है, पॉलिटिशियंस को, स्टूडेंट लीडरान को उठाया जाता है, फ़ोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस पर भी मुख्तलिफ नैरेटिव्स हैं। LFR विलियम्स ये कहते हैं कि अवामी लीग के जो मॉब जत्थे थे उन्होंने नॉन बंगालीज़ को टारगेट करना शुरू कर दिया था, इसीलिए पाकिस्तानी फ़ौज को जाना पड़ा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि नई पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से उस वक्त ये सब कुछ शुरू किया गया था। मुक्ति बाहिनी बन जाती है इसके बाद, और वो ये कहते हैं कि सिविलियंस को मैसेकर किया गया, इसीलिए हम भी अब अपनी आर्म्ड स्ट्रगल का आगाज़ करेंगे। हिंदुस्तान इस पॉइंट पे इंटरवीन करता है। इंदिरा गांधी की हुकूमत थी और हिंदुस्तान मुक्ति बाहिनी के फ़ाइटर्स को ट्रेनिंग देना शुरू हो जाता है, जो कि वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ थी। लेकिन चूंकि 65 में हम ये देख चुके हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जिब्राल्टर करके एक जंग का आगाज़ किया गया था, तो हिंदुस्तान में पहले रिजेंटमेंट थी, तो मौके पर फ़ायदा उठाया उन्होंने, मुक्ति बाहिनी के फ़ाइटर्स को ट्रेन करना शुरू किया। और ये वही वक्त है जब सोवियत यूनियन का हिंदुस्तान के साथ एक ट्रीटी भी साइन हो गया, जिससे पता चला कि कोल्ड वॉर टाइम्स में अब फॉर्मेशन बन गई है। पाकिस्तान एलाइड विंग में है, हिंदुस्तान सोवियत विंग के अंदर है, और अब ये जंग जो है वो उसका मैदान लगेगा ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। तो आगे चल के हम ये देखते हैं कि सोवियत यूनियन भी इंडिया को सपोर्ट करता है इस कॉन्फ्लिक्ट में, और 1971 में हिंदुस्तान की असम्बली रेजोल्यूशन पास करती है कि बांग्लादेश को आज़ाद होना चाहिए। इसके साथ साथ नवंबर 21 तक हिंदुस्तान ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान के डिफेंसेस को भी एलिमिनेट करना शुरू कर देता है, और उसकी रीज़न ये बनती है कि दिसंबर में
पाकिस्तान की तरफ से एक एयर स्ट्राइक भी की जाती है इंडियन इंस्टॉलेशंस पर, जिसके बाद में हिंदुस्तान कहता है कि हम सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहे हैं। फुल स्केल वॉर का आगाज़ हो जाता है जो कि 2 हफ्ते से ऊपर चलती नहीं है, और बे ऑफ बंगाल को हिंदुस्तान ब्लॉक कर देता है। पाकिस्तान एरियल ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड को फेस कर रहा होता है। सारी फ़ौज सिविल वॉर को कर्टेल करने पे लगी होती है। ऐसे में हिंदुस्तान हमला कर देता है। कराची पे अटैक्स होते हैं, दीगर शहरों पे अटैक्स होते हैं, और बिल्कुल ही मिलिट्री स्ट्रेंथ क्रम्बल करके तबाह बर्बाद हो जाती है। इसके साथ साथ चाइना, जिससे पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो इंटरवीन करेगा, उनकी सपोर्ट भी चाइना की निकली, हमेशा की तरह कुछ नहीं किया। अमेरिकन आर्मी की तरफ से एक नेवल फ्लीट लगाया जाता है, लेकिन वो भी इंटरवीन नहीं करता, क्योंकि वो ये देखते हैं कि उस वक्त हम एक तो वियतनाम में इंगेज्ड हैं, वियतनाम की जंग में। दूसरी चीज़ वो ये देखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जिसको खुल के हम सपोर्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान की फ़ौज को। तो इसीलिए वो अमेरिका जिसके साथ मिल के पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो साइन किया, रूस के ख़िलाफ़ अपनी टेरिटरी को उनको दिया, वो भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता, क्योंकि ये जंग उनके मुताबिक हमने शुरू की थी एज़ यूजुअल, जो कि तमाम हमने ही शुरू की। तो इसके साथ साथ ये सारा कुछ देखते हुए 2 हफ्ते से पहले हिंदुस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान सरेंडर करता है। भुट्टो साहब जब यूएन में जाके तकरीरें कर रहे होते हैं, कागज़ फाड़ रहे होते हैं, तो पीछे से जनरल न्याजी उसके 2 रोज़ बाद 93,000 ट्रूप्स कैपेसिटी के साथ जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने बंदूक रख के पब्लिक सेरेमनीज़ में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे के सरेंडर कर देते हैं, विच वॉज़ अ पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिलिएशन। भुट्टो साहब पाकिस्तान वापस आने से पहले कहाँ जाते हैं? फ़्लोरिडा, अमेरिका, और वहाँ जाकर कहते हैं कि याया को आपने अब कहना है कि इक़्तिदार छोड़ दे ताकि मेरे लिए रास्ता बने। तो हमेशा की तरह पाकिस्तान के लीडरान वहाँ से डिक्टेशन लेकर आते हैं कि अब आपने हमें गवर्नमेंट देनी है। और इसके साथ साथ ये कि मैंने आपको जिस तरह से बताया कि इसमें सीवियर वॉर क्राइम्स की भी रिपोर्ट सामने आती हैं दोनों तरफ से, जो कि बांग्लादेश की इंसर्जेंसी थी, यानी कि बंगाली इंसर्जेंट्स थे, और पाकिस्तान की तरफ से भी वॉर क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं। ये भी कहा जाता है कि तकरीबन 2 से 3 लाख ख़वातीन का जो है वो हमने देखा जिनसी ज़्यादती के वाक़यात भी हुए। डॉक्टर जेफरी डेविस को कोट किया जाता है, जो ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर थे, जो कहते हैं कि तकरीबन 5,000 सेल्फ इंड्यूस्ड अबॉर्शंस भी हुए उस टाइम के ऊपर। तो ये हॉरर्स थे इस जंग के कि फ़ील्ड्स भरे हुए थे पाकिस्तानी फ़ौजियों की कॉर्प्सेस से, जो कि वे था हिंदुस्तान के इन्वेजन का, जहाँ से और एक बहुत बड़ी ह्यूमन कॉस्ट पे की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मामला जो कि बैठ के 2-3 पर्सनालिटीज़ आराम से हल कर सकते थे, वो ईगोज़ का निशाना बनता है। शेख मुजीब अपनी रिटोरिक बोलते हैं, भुट्टो साहब अपनी ईगोइज़म को पकड़ के रखते हैं, याया साहब डिसल्यूजन थे। तो ये सारा कुछ होते हुए आपके सामने ये है कि इसकी ह्यूमन कॉस्ट कितनी बढ़ गई, जो किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। अवामी लीग के मिलिटेंट्स ने तकरीबन 1 से 5 लाख लोगों का कत्ल किया, अवामी लीग के मिलिटेंट्स ने, जो कि कोटेड है ब्लड एंड टीयर्स किताब में, जो कि लिखी गई थी एक जर्नलिस्ट कुतुबुद्दीन अज़ीज़ की तरफ से। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि उसकी क्या डिटेल थी। इसके अलावा हिंदूज़ जो मौजूद थे ईस्ट पाकिस्तान में, वो सॉफ्ट टारगेट बन गए, बड़े नंबर में उनको टारगेट किया गया, यहाँ तक कि तकरीबन 1 करोड़ हिंदुओं की पॉपुलेशन को बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान जाना पड़ा, जहाँ इतना बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो गया कि हिंदुस्तान ने इंटरवीन ही इसीलिए किया कि हम इतने बड़े क्राइसिस को कर्टेल नहीं कर सकते। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया इंटरवीन्ड। इसके साथ साथ 1972 में एक लीगल स्टडी होती है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस की तरफ से, जो ये डिक्लेयर करती है कि पहली चीज़ तो ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की गई पाकिस्तान की तरफ से बंगालीज़ के अगेंस्ट, और बंगालीज़ की तरफ से बिहारीज़ और नॉन बंगालीज़ के अगेंस्ट। साथ साथ ये भी कहा गया इस रिपोर्ट में कि इसमें एक ह्यूमन जेनोसाइड हुआ, जेनोसाइड डिक्लेयर किया गया। ये भी कहा गया कि हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, रेबल्स को ट्रेन करके, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये भी कहा गया कि हिंदुस्तान का इन्वेजन जस्टिफाइड इसलिए था कि ईस्ट पाकिस्तान में इतनी बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही थी, जिसको यूएन ने तो नहीं रोका, यूएन फेल हो गया, लेकिन हिंदुस्तान ने एक्ट किया, तो वो इसीलिए जस्टिफाइड हो सकता है बिकॉज देयर वाज अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन बीइंग कमिटेड ऑन अ मैस स्केल। साथ साथ मैंने आपको बताया कि इसके बाद के बांग्लादेश में ये होता है कि फ़ौरन 1972 के बाद वहाँ पर एक और काउंटर इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है, लेफ़्ट विंग इंसर्जेंसी शुरू होती है JSD के अंडर, जो कि 1975 तक चलती है। पहले रोज़ से शेख मुजीब के ख़िलाफ़ फ़ौज के अपने लोग ये कहते हैं कि इसमें कैपेबिलिटी है ही नहीं लीड करने की।
उसको ये कहते हैं कि ये सीवियरली करप्ट आदमी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। तकरीबन 2000 लोग 1972 से 73 तक मारे जाते हैं बांग्लादेश में। इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहा हूँ। 5000 असैसिनेशंस होती हैं, यानी कि 2000 क्लैंडस्टीन किलिंग्स होती हैं और 5000 असैसिनेशंस होती हैं। तो ये स्केल था वायलेंस का जिसको कंट्रोल नहीं किया गया। इसके बाद मिलिट्री रिबेलियन क्रिएट हो जाता है। एक मेजर ग्रुप के नाम से एक ग्रुप बनता है बंगाली फ़ौज में, जिसमें मेजर रहमान और मेजर मोहिउद्दीन शामिल थे, जो कि ये विसल ब्लोअर बनते हैं कि शेख मुजीब की हुकूमत को अब हमने हटाना है। तो जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि 15 अगस्त 1975 के दिन शेख मुजीब की जो रिहाइशगाह थी, रेजिडेंस थी धानमंडी में, वहाँ पर अटैक किया जाता है टैंक्स के ज़रिए और शेख मुजीब को असैसिनेट कर दिया जाता है। कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि इस सारे फियास्को में जो टॉप पर्सन्स थे हु आर टू बी ब्लेम्ड, मैं ये कहूँगा कि वो अयूब खान प्लस याया खान था। जो लोग ये समझते हैं कि अयूब खान साहब का तो इसमें कोई किरदार ही नहीं था, उनको पॉलिसीज़ को पढ़ना चाहिए कि एबडो कवानीन जब वो लेकर आया, इलेक्टिव बॉडीज़ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, किस तरह उसने जमहूरी साख को नुकसान पहुँचाया, 65 का इलेक्शन रिग करवाया। कोई भी एक ऐसा फार्मूला जो कि पावर शेयरिंग को सब्सटेंशिएट करता वो नहीं होने दिया, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को एंड पे एब्रोगेट करके चला गया और शेख मुजीब को भी जेल में डाला। जमहूरी तहरीकों को पिन अप ने नहीं दिया, तो उसका लगाया हुआ वो पौधा था जो आकर याया खान ने काटा। और याया खान की गलती ये कि उसने आते साथ सोलिडिफाई अगर पावर को कर लिया है, उसको ट्रांसफ़र करना इंश्योर नहीं किया। वो इस पैरानोया से बाहर नहीं आ सका कि अगर शेख मुजीब को हुकूमत मिलती है तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा जो कि उसको हुकूमत ना देकर होगा। जो हमने देख लिया कि उसकी ह्यूमन कॉस्ट कितनी बड़ी है, जोग्राफिकल कॉस्ट कितनी बड़ी थी और उसकी एम्बेरसमेंट और शेम कितनी बड़ी थी। नंबर 2 पर जिसको ब्लेम करना चाहिए वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं। एक ऐसे इंसान जो कि पावर स्ट्रगल में ये भूल ही गए कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले उन्होंने अयूब की काबीना से पॉलिटिकल करियर का आगाज़ किया, उसी के हाथों लॉन्च हुए, डैडी भी कहते रहे उसको। और इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो जब उन्होंने ये देखा कि अयूब अनपॉपुलर हो रहा है, ताशकंद कर लिया है, तो ख़ुद अपने मशवरों से जो हिस्सा डाला था 65 की जंग में, जब वो जंग हार गए तो स्पीचेस करना शुरू कर दिए अयूब के ख़िलाफ़। उसी तरह जिस तरह खान साहब बाजवा साहब के ख़िलाफ़ होके उनको मीर जाफ़र, मीर सादिक कहना शुरू हो गए, हालांकि उनको लॉन्च करने वाले ही बाजवा साहब थे। ठीक है। इसके अलावा भुट्टो साहब एक पॉइंट पे सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे 6 नकात के लिए मुजीब के, लेकिन जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, भुट्टो साहब ने देखा कि मेरी प्रीमियरशिप तो जा रही है, तो उसके बाद उन्होंने फ़ौज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर उनको अयूब खान भी भूल गया, सब भूल गए, और उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ सेव्ड आफ्टर द मिलिट्री ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड। ठीक है। और उन्होंने नेगोशिएशन को इस पॉइंट पर आने ही नहीं दिया कि किसी तौर शेख मुजीब को पाकिस्तान का हुक्मरान तस्लीम कर लें। अगर वो कर लेते तो फ़ौज और अनपॉपुलर हो जाती, लेकिन उन्होंने अपना सारा वज़न फ़ौज के पलड़े में डाला एंड वाइस वर्सा एज़ वेल। तो नंबर 2 पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिन्होंने इंश्योर किया कि कोई भी पॉलिटिकल कंसेंसस ना हो, टांगे तोड़ दूंगा जो ईस्ट पाकिस्तान के इजलास में गया, यहाँ तक कह दिया। तो ये चीज़ है कि उनकी अनकॉम्प्रोमाइजिंग ईगोटिस्टिकल अप्रोच और उनकी पॉलिटिकल रिटोरिक और उनका डेमागोगरी जो है वो कॉस्ट कर गई पाकिस्तान को एक बहुत बड़े नंबर में। इसीलिए जो पावर हंग्री लीडरान होते हैं वो यही हशर करते हैं हमेशा मुल्कों का और कौमों का कि वो कौम के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी एम्पावरमेंट की स्ट्रगल करना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ये तहैया किया कि बेशक भुट्टो हमें पसंद नहीं है, लेकिन इसको इसलिए लेकर आना है कि मुजीब सख्त नापसंद है। इसलिए ये वही फिल्म है जो आज तक लूप पर लगी हुई है, और ये बेनज़ीर के साथ भी हुआ, ये पीपल्स पार्टी के लीडरान के साथ भी हुआ, और ये इवन नून लीग के साथ भी हुआ। उसकी वजह यह है कि IJI से आगाज़ करने वाले नवाज शरीफ साहब 2017 में इस्टेब्लिशमेंट के लिए इतने बुरे बन गए कि उन्होंने कहा कि बेशक इमरान खान को ही ला के हमने अगर एलिवेट करके बड़ा बनाना है तो हम बनाने की कोशिश कर लेंगे, उसको वज़ीर आज़म बना देंगे, लेकिन इसको नहीं आने देना। तो इमरान के फ़ैन 2017 में फ़ौज में थे या नहीं, ये अगर आप ना भी माने, लेकिन एक चीज़ पर कंसेंसस था कि नवाज़ शरीफ नामी आदमी नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि ये हमारी स्पेस इनक्रोच कर रहा है, ये डॉन लीक्स करवा रहा है, ये चाइना से बात कर रहा है, ये CPEC का क्रेडिट ले रहा है, ये लोड शेडिंग ख़त्म कर दी इसने। तो इसके अलावा इसने आकर जो है ना वो, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, स्टॉक मार्केट ठीक हो रही है, इसके अलावा पहला जो IMF का प्रोग्राम है वो मुकम्मल हो गया, तो ये तो काम ख़राब कर देगा हमारा। तो इसीलिए एक ऐसे बंदे को ले आओ जो कि कल को हमारी गर्दन पे सवार हो जाएगा,
इसी तरह भुट्टो साहब को सपोर्ट किया और भुट्टो साहब कल को आके इस्टेब्लिशमेंट से ही लड़ पड़े और इस्टेब्लिशमेंट उनसे लड़ पड़ी और उनको लटका दिया। इमरान खान साहब को नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट लाए कि नवाज़ की ऑटोनॉमी को तोड़ना है। इमरान खान साहब को निकाला, वो फ़ौज से लड़ पड़े, फ़ौज उनसे लड़ पड़ी, आज वो जेल में है। 70 साल से यही फ़िल्म लूप पे लगी हुई है और आगे भी यही लगी रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तारीख़ पढ़िए और गैर ज़रूरी तहरीकों में अपने बच्चों को मत मरवाइए। ये कहता रहता हूँ इसीलिए, ताकि आप उस डैमेज से बचें जो तारीख़ का लेसन है, जो आपको ये सिखाता है कि आप गैर ज़रूरी अफराद के पीछे शख्सियत परस्ती में पड़ के अपना खून ना बहाएं, क्योंकि ये सारे लोग अपनी ताकत की स्ट्रगल में मसरूफ़ हैं, जबकि आपकी ज़िंदगी इसकी कॉस्ट है। अल्टीमेटली जहाँ तक बात है शेख मुजीब की, तो उसने भी पॉलिटिकल रिटोरिक का इस्तेमाल किया, बिहारीज़ के ख़िलाफ़ स्पीचेस की जिसकी वजह से उनको टारगेट किया गया, हिंदू माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ स्पीचेस की, इसके साथ साथ ये कि नॉन बंगालीज़ को टारगेट किया अपनी स्पीचेस में और हाइटन किया बंगाली जज्बात को। अगर वो भी सोचने समझने और डेलिब्रेशन करने वाले एक लीडर होते तो शायद बैठकर सलूशन निकल आता, कन्फेडरेशन बन जाती, बांग्लादेश को मुकम्मल ऑटोनॉमी मिल जाती अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। शायद, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका राइट नहीं था कि वो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रगल करें, बिल्कुल था, लेकिन इस ह्यूमन कॉस्ट को रोकने के लिए उनकी तरफ से भी वो रोल नहीं प्ले किया गया, जो कि एक आइडियल रोल जिसको हम कह सकते हैं। तो दिस इज़ अ लूज़ गेम, एवरीबडी लॉस्ट। नो डाउट दैट इंडिया वन, बिकॉज इंडिया के हक़ में तो सिर्फ बेहतर ही हुआ। रेफ्यूजी क्राइसिस तो हुआ उनके लिए, लेकिन उनका एक एडवर्सरी जो पाकिस्तान है उसका एक बाजू तोड़ दिया उन्होंने, जो बाद में शिमला एग्रीमेंट के तहत भुट्टो साहब वापस लाए 90,000 फ़ौजियों को और उन्हीं को लटका दिया गया। तो इस सारी चीज़ में जीती सिर्फ ईगो और हारे इंसान, ख़वातीन, उनकी असमतें, इसके अलावा लोगों के बच्चे और उनकी जानें और ह्यूमन कॉस्ट। आज भी देखा जाए तो बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पर अब भी जो रीसेंट रेवोल्यूशनरी टाइड आई थी जो बड़ी अच्छी लग रही थी, उसकी भी एक ह्यूमन कॉस्ट है और बहुत बड़ी कॉस्ट है। माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान में अब भी यही फिल्म लूप पर लगी हुई है। हिंदुस्तान नो डाउट इस सारी चीज़ों से ऊपर इसलिए बढ़ गया कि वहाँ पर एक सस्टेनेंस रही, एक कंसिस्टेंसी रही, मार्शल लॉज नहीं लगे, स्टेट जो है वो स्ट्रेंथन हो गई, स्मूथली रन करना शुरू कर दिया, इकॉनमी बेहतर हो गई। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान आज भी इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि हम दोनों भाई थे, एक तो हमें अलहदा होना पड़ा, बाइंडिंग ग्लू हमारी काम नहीं कर सकी, जो टू नेशन थेरी का प्री सपोजिशन थी कि आइडियोलॉजी हमें इकट्ठा रखेगी, नहीं हो सका, तो हमारा फ्यूचर क्या है, किसके साथ है और ये किसने निकालना है। इस वीडियो का मकसद ये है कि इस तारीख़ को आप बार बार पढ़ें, इससे सीखें, ताकि तारीख़ की गलतियों को फ्यूचर में रिपीट करके अपने लिए डिज़ास्टर पैदा ना कर सकें। थैंक यू। वीडियो ख़त्म हो गई भाई, बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाया। और ये जो दिन गुजरा है ना भाई, ये हमारे लिए तो वैसा क्या दिन था, लेकिन ये शुरुआत से जो आर्मी रूल चला आ रहा है, ये इसके पीछे जो पॉलिसी होती है कि भाई एक को हीरो बनाना है, दूसरे को ज़ीरो बनाना है, और जो है वो बीच में अपना जो है मुद्दा चलाना है, तो ये शुरुआत से ही चलता आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। बाकी भाई जो बांग्लादेश के साथ हुआ, बहुत ज्यादतियाँ की गई और वो भी पावर के लिए की गई थी। उन्होंने भी की। आपने क्या बोला? उन्होंने भी दोनों तरफ से हुआ था, तीनों तरफ से, दोनों तरफ यार से। जो भी गलत काम करता है ना वो पावर के लिए करता है और पावर के नशे में कंट्री का करता तो सगा कोई भी नहीं था। हालांकि हक बनता था कि शेख मुजीबुर रहमान को वजीर आजम बनाया जाए। 2-4-5 साल क्योंकि वो बाद अक्सरियत से जीता है। क्या होना था? तो इधर वाले जो अपना आर्मी के साहब जवान थे या सियासी लीडरान थे, वो तो चाहते ही नहीं थे कि कोई बंगाली हम पर आकर हुकूमत करे। ईगो सिस्टम जो होता है ना, उनको क्या बोलते थे? टके 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 के। के टके टके के बंदे। अच्छा, इसमें जो मेजर रोल ये गाली हुआ करती थी उनके लिए। हाँ, ये गाली प्लानिंग हुआ होती है ना, ये टकागाली थी। ये जो शादी प्लानिंग हुई है, ये सीरियस हुई है अयूब के दौर से। अयूब ने लेगेसी शो करनी थी जमहूरी बंदे को, लेकिन उसने आते किसको दी? या को। वो डर गया था भाई। अच्छा, बात तो वही ना, या को या ने अलते इलेक्शन नहीं करवाए, उसने दोनों तरफ खेलना शुरू कर दिया। ये तीनों घरों की कमजोरी थी। बाकी आप मोहम्मद यूनुस कर रहा है। बाकी आपने जो एक अभी बात की ना, बाकी आपने अभी जो बात की थी ना कि हमारे लिए अच्छा, उस समय अगर अयूब खान दे देते पावर एक सिविलियन बंदे को, हाँ जी, तो आर्मी की ये वैल्यू होनी थी? कभी भी नहीं होनी थी।
अगर वो दे देते आज तो पावर तक नहीं पावर होती। उनके पास है तो उन्होंने पावर ट्रांसफर की नहीं है, किसी को भी नहीं किया। आज तक तो- नहीं हुई है। तो तारक भाई का मैं जवाब देने लगा उस था। समय को तो तुम कहो एक, अच्छा उस समय को तुम ब्लेम अगर अयूब पर लगाते हो तो आज जो हो रहा है, मैं आज वो जो किस बात कर वो रहे हो, किस पे लगाओगे? बात मैं वो करने लगा हूँ। भाई सिविलियन पावर के पास ट्रांसफर नहीं हुई नहीं है, अभी तक भी नहीं हुई तारक है। भाई ने बोला कि हमारे लिए 16 दिसंबर बहुत स्या दिन था बोला। हाँ, लेकिन हाँ। मैं कहता हूँ है, क्योंकि वो इलेक्शन अभी है। तक चल रही है। था नहीं है। आज भी वो नहीं दे रहे किसी को। वो शेख मुजीबुर रहमान जी था, वो तो बंगाली था, हाँ अब पठान है, बिल्कुल। तक सेम वही मुद्दा नहीं दोहराया गया। हकीकत वही है। वो भी अपनी यार कुर्सी ये- का प्यारा था, यार मेरी बात ये भी सुनो। अपनी कुर्सी का प्यारा है, अक्सर और इंडिया- पावर जिनके पास है वो कहते हैं हमने पावर देनी नहीं है। वो अब जो दे- हमारे वो इशारों देना पर चाहते चलेगा, नहीं। उसको हम वो पावर वो देंगे। ऐसे करते हैं, जैसे तारक भाई कह रहे हैं, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये पसंद है, इसको ऊपर कर दिया, ये पसंद है, इसको बिल्कुल ऊपर कर ऐसी दिया। बात है। हत्ता क्या नवाज शरीफ का दौर 2017 का सुनहरी। पाकिस्तान की उस टाइम 74 यार साल की best कितने economy रोड थी। बने, कमाल के रोड बनाए उस बंदे। और भाई हमने IMF का ये कभी सोचा है कि उसने अपने 2013 से 2017 में 4 सालों में IMF का प्रोग्राम ही पूरा कर दिया। हालांकि यकूब भाई इससे एग्री नहीं करेगा, लेकिन मैंने देखा है भाई पंजाब के जितने छोटे से छोटे गांव है ना, वहां तक बिजली, हमारे बिल्कुल जो आबादियां है ना, छोटी आबादियां, रोड, वहां तक ये जो बिजली हमारे उस रोड दौर वही में बनी है पहुंची सर। ओ भाई मैं क्यों और नहीं एग्री रोडों का करूंगा? मैंने- नेटवर्क पूरा अब तो जाल। देख ले, अब कई काम ऐसे हैं जो बुजदार नहीं कर सका। मरियम नवाज के मैं खिलाफ हूँ, लेकिन मरियम वो करवा कर रही है, बिल्कुल उसको वही कर क्रेडिट रही है। जाता है भाई, बेशक मैं उसके खिलाफ हूँ। जो काम अच्छा करेगा मेरे मुल्क की खातिर वो अच्छा है। ऐसी मैं बात उसके खिलाफ बाकी नहीं। बात- तो फिर खिलाफ नवाज नवाज शरीफ ने जो शरीफ अच्छे काम किए थे वो अच्छे और भी गिने जाते हैं। इसका मतलब तू तो बस बंदे को लाइक करता है, वो उसको नहीं करता जो country के लिए पूछा काम उसने करता है। भी था कि मुझे क्यों निकाला। बिल्कुल पूछा था मुझे सवाल क्यों, उसने ये लफ्ज किया भी था। नवाज शरीफ पे फिट हुआ था, मुझे क्यों निकाला। हाँ जी, उसने ही कहा तो अब था। खान साहब पूछते हैं कि मुझे क्यों और निकाला। ये माना जितनी दफा भी नवाज शरीफ को मुझे उन्होंने क्यों निकाला जेल में डाला। उसने इतने दंगे फसाद, इसने कंट्री को तोड़ने की बात कभी नहीं की। उसके बाद मुल्क ये डैमेज। बात है। अच्छा मेरी बात सुनो, बात वो ये है चुप करके निकल गया बंदा। सैयद मुजम्मिल सवाल तो साहब करता रहे, लेकिन इस तरह भीड़ ले जाकर धरने नहीं दिए। तारक उसकी पार्टी और कंट्री इसकी का निजाम पार्टी नहीं और रोका उसके गया। पीछे अवाम इस तरह नहीं निकलती आज तो तक वो नहीं प्राइम निकली। मिनिस्टर कैसे बन जाता और था? भुट्टो के पीछे इस तरह अवाम नहीं निकली। तारीख उठा के देख रहे जिस तरह अवाम इसके पीछे निकल पड़ी है। एक और भी चीज है, उस वक्त कितना सोशल मीडिया का दौर था। हाँ बिल्कुल ये भी था। अगर एक और सुन ले, एक और सुन ले, ये हमारे पास 2014-15 में फोन आया था। अगर इमरान खान को इतने ही लालच होता ना सीट का, तो हर वीडियो में सीट कहता है। नहीं, लालच एक तो मिनट, है। एक मिनट यकूब मेरी बात भाई, तो सुन आगे ले। बात चले या ना मुझे चले। क्लियर कर लेने दे। यकीन माने लालची बंदा तो है खान साहब। 1988 में जियाउल हक का दौर था। नवाज शरीफ इमरान खान को एक वीडियो भी भाई वो चाहिए, देखा है क्लिप उसको कह रहे थे आपने उस वक्त कहा था कोई भी सीट होता लेना चाहते हो तो ले लो। 2014 में भी नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इमरान खान को कहा था, असेंबली में खड़ा के इमरान खान ने कहा मियां साहब आपने नहीं ये कहा। जो चूरन अब तुम उसने देना उस चाहते हो वक्त ना भी उसको नहीं कि खान ना साहब दी थी। कंट्री के लिए आए हैं, ये गलत बात है। खान वो भी साहब- अपनी कुर्सी का प्यारा है, तारक सिर्फ उसको यार कुर्सी मेरी का लालच कुर्सी, है। ये नहीं भी पैसा प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए कुर्सी चाहता है। अच्छा वो तू कुर्सी की सारी पावर बातें चाहता छोड़, है तू मुझे country ये को बता, चलाने के लिए, तू मुझे ये बता, सिर्फ इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं चाहता। वो किसकी इस गोदी काम को में नहीं बैठ के चाहता। आया, वो किसकी गोदी में बैठ के आया। और भाजपा के तो गाने आप गाता रहा है। देखना ना, आप मैं और देखूंगा आया था, भाजपा यार के 24 में गाने इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन बगैर फौज की जब गोदी ये के खुद लिए हुकूमत में से गाने गाता रहा भाजपा का। बगैर फौज की गोदी के इलेक्शन हुआ तो वो 100% एक जीता मिनट, है। एक मिनट मैं 100% मैं यकूब को वीडियो दिखा सकता हूँ यार वीडियो एक- पे एक छोड़ो, मिनट ये इस पॉइंट पे फंस रहा यार है। मुझे पता है तू क्या दिखाना चाहता है। पहले जब खान साहब को लाया गया तो किन का मैंडेट चोरी हुआ? चोरी किन का हुआ किन का था? mandate किसी का भी चोरी नहीं हुआ था उस वक्त। ये क्या- इसकी सीटें अपनी थी, बैठ जाए अपने इमरान खान की सीटें थी, इसकी तो सीटें आज भी कौन नहीं कहता है? है। मैं तुझे कह रहा हूँ उसकी सीटें थी, मैं बताता हूँ। उसकी सीटें थी। एक मिनट। उस वक्त भी चार हल्के उस खोलने समय की भी किसी चोरी आवाज हुई। नहीं। इन दोनों को इस कोई समय पता भी नहीं। चोरी चार हल्के खोलने के बाद ओ किसने भाई उठाई उस समय थी? भी चोरी हुई, पीछे हो जाए इस थोड़ा। समय भी यार चोरी चार हुई। हल्के खोलने के बाद किसने उठाई उस थी? समय कुर्सी पर यार, इसको ये बिठाया बात गया नहीं है। तो इसने कहा कि ठीक है। अगर इसको सीट चाहिए होती ये तो अब इसकी सतारा में
कुर्सी महीने से पर डील उन्होंने किसी और को बिठा दिया डील तो का ये लफ्ज़। कहता है कि अब गलत हो गया। 17 महीने हो गए डील हालांकि हमारे लिए तो उस समय भी सेम हुआ था, खान अभी साहब सेम ने हुआ डील है। करनी होती ना, जो तारक कहता है ये अच्छा डील यार, कर रहा है, एक- करवा रहा एक सिंपल है, सी डील बात। करनी होती तो 17 महीने से डील चल रही है। वो 3 साल जब बाजवा साहब के बढ़ाए थे वो डील ही थी। डील ही थी और क्या था। यार वो डील वो क्या डील था? इसलिए थी कि बताओ। आपने मुझे वो काम अब करने कह के रहा लिए मुल्क के डील हक इसलिए में है, जो मुल्क के हक में मैं तो करना मुल्क के चाहता हक में क्या था, किया? वो करना चाहता था, वो क्या किया क्या उसने है? सारा कुछ किया है। बैठ। सी पेट पे काम बंद उसने कर किया। दिया। सी पैक तेरा सी पैक खा गया चाइना। हर चीज तो चाइना की थी, जमीन हमारी थी, हमारे इंजीनियर होते, हमारे मजदूर होते, वो सारा कुछ ठेका तो नवाज शरीफ लेके थे, पापा जो चले गए। कितनी उसने सीटें सिर्फ थी? इतना पूछा, एक मिनट, इतना पूछा कि हमें इतना बता दो कि इसका पैसा कैसे कमिटमेंट हुई, वो पैसा किधर ठीक गया हो गया, सारा ये कुछ। किस तरह लिख अच्छा, पढ़ ये बोलने दे, उनको वो बुरा लगा, उनको वो बुरा लगा। उसने सुनने दे। अच्छा, मतलब दो ये- हजार एक या ना- 2018 में उसका मकसद नहीं था वो है कि ये कर सीधा भी रोक यही मसला नहीं था। बना उसकी भी बात सुनो ना। 2018 में पीटीआई ने कितनी सीटें जीती थी? 117। लेकिन इसकी कितनी बनती, 17 भी नहीं बनती। मेरी बात सुनना पहले। ये भी तो देख रहे हैं, इतनी अच्छा, लीड तो है बोलो, बोलो यार, ना, आप लीड भी तो बोलो। उसमें है ना, मुकम्मल तो नहीं भी, मुकम्मल जिस तरह आज सारी की सारी कबीना मर्जी के मैंने बना कहा दी है। इसमें बोलने नहीं देना। उस बंदे ने मेरा सवाल बंदे ने सुना है। मुकम्मल मेरा सारी सवाल- तो फौज उसका में बोलना लेके यार। मेरा सवाल सुना है। वो यही कहना चाहता है कि इमरान खान को फौज की तो उसकी सपोर्ट पूरी थी, बात होने दी तुमने। तो सपोर्ट उसकी थी, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, थी नहीं थी। इसीलिए तो बाजवे के फौज की खिलाफ है, सपोर्ट नहीं थी, नहीं थी। इसीलिए फौज वो बाजवे के खिलाफ है। नहीं, फौज की सपोर्ट नहीं थी खान को। बाजवे की मुद्दत फौज की बढ़ाने की सपोर्ट वजह ये थी 117 कि मुझे सीटें मुल्क थी। चलाने दो, 117 मुआहदा किया था, लेकिन वो मुआहदा ने फिर मुल्क किया। बाजवे ने चलाना था, ये इमरान खान ने इमरान खान ने चलाना तो था। बाजवे की किस लिए बढ़ाई थी मुद्दत? बाजवे की मुद्दत बढ़ाई थी, वो आर्मी चीफ था, मुझे कुर्सी पे मुल्क बैठने लीड, दो। आज बिल्कुल कुर्सी पे बैठे बगैर मुल्क नहीं मुझे चल भी बैठने सकता। दो 3 साल के लिए, और आप भी 3 आप साल भी के लिए। बैठो। वही बात, जब कुर्सी, अब वो कुर्सी यही पर नहीं तो बैठा, ठीक मुझे कैसे तारक साहब वो कैसे मुल्क चलाए बता। कौन नहीं सीट पे बैठेगा तो कंट्री तो फिर- चलेगी। और फिर- अब एक ट्रम्प अभी तक हलफ नहीं उठाया, वो कंट्री चला ट्रम्प की सकता है। गोली मार ट्रम्प को जाने दे। अजीब बात है, कुर्सी अच्छा। पे बैठना है तारक साहब अच्छा। तो तब जाके कुछ कर अब सकते मैं हो। जो कुर्सी पे बैठा मुझे वो गा लेने दो भाई। और खान साहब 3.5 साल के लिए कुर्सी पे बैठे, हाँ, और भाई साहब बैठे। पाकिस्तान का दुनिया में जो नाम इज्जत शोहरत बनी, क्या उसने क्या किया, उसकी कंट्री क्या? उसके दौर में क्या धमाके हो गए थे, बहुत हो गए। कोई धमाके हो गए अच्छा, थे, breaking news, क्या उसके breaking दौर में news, कर्जे breaking नहीं news। उतर रहे थे, वो कर्जे भी उतार रहा था, बहुत- 10 लाख का कार्ड दिया था, सेहत पे काम हो रहा था, जो उसने मकानों के वादे किया, मेरे साथ जो किराया मैं भरता हूँ, कर्जे ऐसे आज भी उतर मैं वो रहे मकान थे, दिखाता हूँ जो नवाज शरीफ और आर्मी ने रोके हुए कर्जे हैं। ऐसे उतर आज भी रहे थे जब से पाकिस्तान बना बात है। कर रहे हैं, उतना कर्जा- ये मुद्दा नहीं है। सेहत पे काम तारक हो रहा था, यार, तालीम पे काम हो रहा था, बात डैम बनना भाई। शुरू हो गए अब थे, पहले तो कुछ नहीं और वो हो रहा सारा था। काम हो रहा था। उसके दौर में भी ये सारे काम चल रहे थे। पाकिस्तान की इकॉनमी कितने हिसाब से बढ़ रही थी? उस वक्त कोरोना था तारक साहब, सबसे बड़ी उसकी आफत आ गई, कुदरती आफत आ गई उसके कोरोना दौर पूरी में। दुनिया में था। अगर वो कोरोना उस वक्त का आज की हुकूमत में आ जाए ना, तो देख के तेरे हालात क्या हो जाते हैं। उस बंदे के काम है जिसने कंट्रोल करके रखा हो, और सारी वो लॉकडाउन भी नहीं लगने वो दिया। किस इमरान खान ने सारा रखा है। उसने ही लॉकडाउन भी लगने दी, कंट्रोल करके रखा, अच्छा, सारा बाकी काम भी रह करता गया, तो था। फिर सारा जो कर्जा लिया था दुनिया से वो किसने लिया था? वो कर्जा दूर पहले वालों ने भी लिया था, इसलिए रजा को ले उसका लिया था। डबल कर ये भी दिया है। इसने। पहले वाले कर्जा लेके बाद कुछ काम कर गए अच्छा हैं, भाई। इसलिए तो ये तो नहीं ना भागा, ये ना मुल्क से भागा, ना इसलिए बाहर कुछ प्रॉपर्टी बनाई। अच्छा, कोई बड़ा रोड ये तो तू मानता है, चलो उसकी पार्टी ने करप्शन 3.5 की, साल वो आज पकड़े हुए हैं, उनके केस चल रहे यार हैं। बात तो सुनो। पार्टी तू कहता करे है या मुल्क वो की खातिर करे, कुछ- बात तो एक ही यार, है। नहीं, नहीं। एक मिनट मुल्क की खातिर कुछ काम करना चाहता था, अब ना यकूब बोलना नहीं। मुल्क की खातिर काम कौन से होते हैं कि भाई हमारा ना दुनिया में ना इज्जत वाला जो है एक नाम हो। अच्छा भाई, पाकिस्तान की इकॉनमी किस चीज से बूस्ट मिलना था, वो चीजें वो बड़े स्टेप लेते। अब खान साहब ने कितने दौरे किए? कोई दौरा चाहिए का किया किसी कंट्री? क्यों? रशिया में वो गया था, अच्छा। दुबई में गया, इन्वेस्टमेंट के लिए गया था। दुबई में गया, रशिया में। हाँ बिल्कुल, अमेरिका ट्रंप का दौर था, उसके साथ वो वादे कर अच्छा, आया एक था। मिनट। तेरे मुल्क के जितने बेचारे कैदी सभी 20 साल से वो के जेलों में भोग ये रहे वादे थे, नहीं है उनको भाई। वो छुड़वा ये के लेके आ रहा अच्छा, था, उनको रोजगार के इस- वादे किए थे, भाई आपको मैं रोजगार दूंगा, खान साहब ने- सस्ते प्रोग्राम चलाए थे, मैं- स्कीम चलाई थी मैं- उनको, नौजवानों को कि आप कारोबार करो, बिजनेस करो, जमीनें ना बेचो। अच्छा। कल को आप बिल्डिंगें बनाया, जमीनें ना बेचो। अच्छा। कल को आपको 10,000 का ऐसा- एक गेहूं कमा लेना ऐसा पड़ेगा। मैक पे बैठ के मैं बोल देता हूं, फिर वो सारा दरख्त को देख, कितने ज्यादा दरख्त रहो, मुझे आने वाले इसका मुल्क पता में है, बता मुझे नहीं पता। आने वाले कौन वक्त सही में है, अगर कौन दरख्त गलत। नहीं होंगे तो
उसने बोला था खराब हो जाएगी। 1 लाख। अच्छा, ये तो मैं भी बता देता हूँ। अच्छा घरों का मैं दिखाता हूँ नौकरी 1 लाख, उसके दौर में खजाने में नौकरी पैसा को भी नहीं आई। तो आज कौन सी नौकरी भाई, 21 से लेके 24 खत्म हो गया, एक नौकरी दिखा दे मुझे, धड़ाधड़ आ गई। एक नौकरी दिखा दे, पंजाब पुलिस की अब हुई। एक नौकरी दिखा दे मुझे। जो भी बंदा लगा है वो कोटे में पैसे देकर लगा है, चलो। भर्ती नहीं हुई। रेलवे की जॉब एक भी नहीं है। यार मैं खुद गया हूँ, खुदा की कसम, रेलवे के अंदर उन बंदों ने कहा एक भी भर्ती नहीं, आप कोटे में लगना है तो 1 लाख रुपया आपका नैब का सर के लिए है। फैसलाबाद रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ, जुमरे की, पंजाब मैं खुद की कागज भर्ती लेके आई। गया हुए, बात तो करता है। या तू एप्पल हो रहा है। उन्होंने मुझसे 30,000 पहले भी ले लिया, लेके एडवांस फिर भी नहीं रखा। तुझे तो रखे एक नौकरी भी नहीं है सारे पूरे महकमे को बदनाम 21 के करता है। 24 तक एक नौकरी भी नहीं, किनको भी नौकरी मिली है वो पैसा रिश्वत दे के नौकरी हुई है। तो रिश्वत लेते हैं वो, लेकिन खजाने में पैसे ही नहीं तारक साहब, तू खुद कहता अच्छा, है, मेरी बात तू सुनो। खुद तो इकरार करता है हर वक्त खजाने में चीज ही नहीं, खजाने में चीज ही नहीं। जब खजाने में कुछ ही नहीं तो नौकरियां कैसे देंगे? अच्छा, वो रिश्वत लेके नौकरी पे रख रहे हैं। कौन? हाँ बिल्कुल, वो एमएनए पैसा खा लेते हैं, अच्छा, पैसा लेके। अभी यहाँ पे चुप हो जाओ। हाँ, अच्छा, जो वो नौकरी पे रख लेंगे उनको तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो उसको मिलनी है। अब ये खा कौन रहे हैं? एमएनए खा रहे हैं। हमने खा रहे हैं। बिल्कुल, पैसे तो तो वो इसमें खा तो भाई जाते साहब हैं। जो सेंटर में सरकार बैठी उसका इतना कसूर नहीं है। कसूर तारक उनके, ये जो बड़े उनको नहीं पता कि एमएनए मेरा बिका हुआ है या इतने भर्ती इसने करा, उसको ऊपर तो पता नहीं जो चलता। आगे बैठे जो हैं, इलाके अच्छा तेरा जो डीसी है उसको पता नहीं चलता बंदा भर्ती कैसे हो गया है। उधर से तू बोल रहा है ईडीओ डीसीओ यार, सबको पता चल यार, जाता है। तू तो अपनी बात पे पकड़ा जाता। वो एक तो करता है, एक नौकरी नहीं निकाली, फिर भर्ती की बात करो, भर्ती पे कोई भर्ती नहीं हुआ यार, भर्ती लेकिन नौकरी कोटे होती जो है। होते हैं एमएनए के पास 4 सीटें होती हैं, वो जिस तरह मर्जी ना भी भर्ती वो रख सकते हैं। कितने एमएनए होते हैं, हर एमएनए अपने अपने इलाके में रख लेते हैं। अच्छा, दर्जा 4 पे फंसा हुआ अभी। यार दर्जा 4 पे नहीं मैं फंसा हुआ यार, छोड़ मैं दे। ऊपर के लेवल की बात कर रहा हूँ। ये छोड़ दे, इसको छोड़ दे, ये वैसे ही है। बाकी भाई बात ये कि जो बांग्लादेश वालों के साथ हुआ भाई ज्यादती थी, और जो हमारी आर्मी ने या जो हमारे जो पॉलिटिशियन ने उन्होंने भाई अपने अपने लालच के लिए किया। भुट्टो साहब को भाई अपनी कुर्सी का लालच था, आर्मी को भाई अपनी पावर का लालच था, और दोनों जो है वो पावर खोना नहीं चाहते थे। उधर से भाई साहब मुजीबुर रहमान जो थे उसने भी लचक वो भी दिखाई। नहीं, उसने शुरुआत में लचक भाई दिखाई, क्योंकि भाई जो 6 शर्तें रखी थी ना उन्होंने, फिर इन्होंने जब बात की तो उन्होंने कहा भाई आ जाओ बात कर लेते हैं। ये कोई ऊपर से कोई लिखी हुई भाई नहीं आ गई जो ये चेंज नहीं हो सकती, भाई बदल सकता है। जो शर्तें थी वो बदल सकती थी। और उसके बाद जब सिंध के लिए जो मांगी थी ना भुट्टो साहब ने 3 शर्तें, तो ये खुद मांग रहे थे अपने सिंध के लिए कि वो भाई हमें तो वो अब पावर की बात चाहिए। है ये। वो तो आपकी 18वीं तरमीम 18वीं हुई। तरमीम। लेकिन अभी भी बात हो रही अगर है। उस दिन भी वो चीज थी, आज भी तो हो रही है। सेम ही। उस वक्त भी 78 में भी बांग्लादेश के उस साथ वक्त वो ज्यादती हुई गलत था तो थी ये सही है। तारक, उस वक्त भी बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी, भाई, ज्यादती- आज भी बांग्लादेश की ही तबाही हुई है, आज भी। भाई साहब ज्यादती हुई थी, और उसमें मुजीबुर रहमान का भी कहीं ना कहीं कसूर था, क्योंकि जो चीजें हुई ना उस वक्त असल में हिंदुस्तान को उस वक्त मौका मिल गया। जिस तरह बिहारियों के साथ या जो मिनोरिटी के थे उनके साथ गलत बयानी करने की 1 वजह करोड़ हिंदुओं को उस समय भी निकलना पड़ा तो वहां से। बांग्लादेश ने वही तो मैं निकाला। बता रहा भाई। जब इंटरफेयर किया जब वो इंडिया ने- बंगाली निकले, हिंदुस्तान गए, रेफ्यूजी गए, उनको भाई साहब तंगी हुई इंडिया को। मैं आपको एक चीज उन्होंने कहा बताऊं? भाई साहब अगर ये सारे आ गए ना, और अभी भी 2 से 3 करोड़ है। हाँ। 2 करोड़ बता रहे हैं। संभालना किधर है, अच्छा, रखना किधर है, खाना उनको किधर देना है? अपने कंट्री में रखना मुश्किल था, 90 इसीलिए उन्होंने भाई इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा भाई साहब थोड़ा 1971 से लेके अब तक जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है ना, इसमें जब ईगो या अपना जाती फायदे आ जाते हैं ना, शख्सी पसंद नापसंद का, वो चीजें जीतती मुल्क हार जाता है। भाई सीधी सी बात सीधी है, सी बात। सारे क्यों लालच यूसुफ पे भाई? चलते हैं। हाँ जी। अब खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर निजाम पावर के लिए खान साहब का मिशन यही था भाई साहब कि ये बनना चाहते थे सदर पाकिस्तान, और इसलिए भाई साहब खान साहब ने ये किया कि फौज को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की।
ये यूट्यूब से भी पूछ ले ये सच्चाई कितने है। यकीन से कह रहे नहीं हैं। यकीन से नहीं, हकीकत बात यही वाह, है। वाह। सदर नहीं बनना चाहता। वाह, वाह। नहीं ये सदारती बता निजाम जो नहीं तो सदारती निजाम वो लाना चाहता था कि इनसे मैं जान छुड़वाऊं, पावर अपने हाथ में ले आऊं। अच्छा। तो वही 47 से लेकर पावर जिन हाथों में थी उन्होंने उस समय सिविलियन को नहीं दिया, आज कैसे देंगे? कोशिश तो वो की ना। बादशाह 47 से एक है, वजीर बदलता रहता है, जो लेकिन नीति यूसुफ असली साहब करता को है, पावर वो बदलना वजीर चाहता था। कायम रहता और है। उसको लगा था और कि शायद मैं कामयाब जो हो वजीर जाऊंगा। जी हजूरी नहीं करता उसकी जगह नया आ जाता है। लेकिन उसने कोशिश बात की तो कि मैं इतनी है सदर बन सिर्फ। सकता हूं, मैं बन जाऊंगा। मैंने पहले बोलना है। अच्छा जो अगर मैं बात करूं तो मैं कुत्ता हो जाता हूं, गधा हो जाता हूं, गलत हो जाता हूं। मैंने बात सवेरे से यही करा भाई साहब, पावर का लालच है। खान साहब को भाई सदर बनना था और भाई आर्मी को झुकता है कि वो कोई नई बंदा पावर देंगे सारी सिविलियन पावरें को। नहीं ले सकता। हाँ जी। तो मुल्क को फिर तेरी आर्मी चलाए ना, तो चला नहीं रही। इकोनॉमी भी तो बढ़ाए ना, इकोनॉमी अपनी इकोनॉमी तो बढ़ा रहे हैं, मुल्क की इकोनॉमी बढ़ाए। तो भाई साहब 3 साल खान ने बात किया तो करते कौन सी बढ़ाई है? तारक साहब वही बात फिर आ गई, जब उनके हाथ में कुछ नहीं था वही इकोनॉमी कैसे बढ़ाए? इधर लेने घंटा आया था। तो ये घंटा लेने आए, किस जो बैठा है दूसरी मेरी पीडीएम मान के, ये घंटा लेने ये आया। लालची था भाई। इसको जो भाई ने कहा था आप इकदार में ना हो, क्यों आए? ये भाई कुर्सी का जब लालची। सारी बातें छोड़े जवाब दे दे, शबाज शरीफ को भाई ने बोला आप ना हो तो क्यों आया? तो आ गया उसने। क्यों आया? इसको लालच नहीं का था, नशा है, इसको लालच नहीं था। मजाक और लालची है का सारे नशा मैंने। और भाई मैं भाई अब बताओ इमरान को लालच है और उससे किसी को बहस लालच फजूल नहीं। है। मैंने जब बोला कि पॉलिटिशियन सारे इमरान खान को सीट का लालच है, भैंस बाकियों के को लालच आगे नहीं है। तुम बीन बजा रहे मैंने हो भैया, सवेरे फर्स्ट टाइम छोड़ दो। पहला लफ्ज ही मैंने बोला भाई साहब शुरुआत से फौज और पॉलिटिशियन चाहते हैं कि भाई पावर मेरे हाथ में हो। यही कश्मकश है, लेकिन बस। कश्मकश ये है कि आर्मी चाहती है सारी पावर मेरे पास रहे, ये कठपुतली बने। और जो लीडर जो नया आता है ना, वो शुरुआत से तो कठपुतली बन के कहता है भाई साहब मैं कठपुतली बन के रहूंगा। खान साहब 3 साल बढ़ा के आ गए, कठपुतली बन के रहूंगा। लेकिन अंदर में माइंड में ये चला था भाई कि जैसे ही मेरा दाल अगर इनको साइड लेने करके मैं सदर पाकिस्तान बिल्कुल ये मिशन और था। सारा पावर अपने पास रखता। ऐसे ही है। अंदर उसका गलत था कि नहीं? नहीं गलत था, मुल्क की खातिर वो सही था कि इकदार मेरे हाथ में आए, पावर की मैं खातिर मुल्क था को भाई चलाऊं। साहब, आर्मी पावर की सिर्फ और खातिर सिर्फ था। बाउंड्री पे रहे जिस तरह तो दूसरी उस दुनिया चीज की की है। क्या गारंटी लेकिन- थी कि सारी पावर एक लेकर मिनट। वो कंट्री को सही चलाते? उस चीज की क्या गारंटी? तो इसके पास क्या गारंटी? 47 से लेकर किस तरह ये ठीक चला रहे हैं? और ठीक तो उनसे है। क्या जैसे चल 47 रहा है, में की वो इतनी चला मौतें रहे हैं। हो गई हैं, इतना नुकसान दिवालिया हमारी कंट्री का हो गया, इसका जिम्मेदार तो यही बनते खान हैं। साहब लालच ना इसके रखते। जिम्मेदार तो फिर तारक साहब अरे, यही बनते एक हैं। मिनट। खान साहब अगर लालच ना रखते, आर्मी के साथ मिल के चलते, तो दूसरों की हुकूमत तरह अच्छी 5 साल के बाद चल सकती धक्का दे देते, 2 साल नहीं, 1 साल नहीं, कर लेते। अगर उनके साथ मिल के चलते तो हो सकता है बेहतर हो जाता और कंट्री। नहीं तारक साहब उन्होंने फिर धक्का वो मारा। अपने लालच पे थे, वो अपने गेम खेलती हैं। भाई, यार एंड पे बात ये है, वीडियो का लास्ट पॉइंट 1971 से लेकर आज तक जो भी आया है ना वो अपनी टो में लगा। अपने लालच में इतनी लगे सी सारे। बात है। ये ऐसे ही खान के गाने गाता रहता भाई 71 से साहब। शबाज शरीफ, नवाज शरीफ, भुट्टो, असल सरदारी, ये सारे भाई साहब असल चोर जो थे। पावर शेयरिंग का फार्मूला है ना वो या के दौर से वो शुरू ना हुआ। भाई पहले भी ऐसा ही था। तो फिर बस ठीक है, फिर इस पे क्या बहस करनी, चलेंगे चलेंगे। सही है भाई। और भाई बंगालियों के साथ भाई ज्यादती हुई थी, और आज जो हमारी हालत ये है ना भाई साहब, ये फिर वो दोहराया जाएगा। और जो गद्दार है ना, ऊपर से ढूंढने की जरूरत नहीं, अंदर ही बैठे होते हैं। बिल्कुल। जी, तो बिल्कुल। ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।